पैरेलल सर्किट की फेजर डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास पैरेलल सर्किट था और ये उसकी फेजर डायग्राम है। IC जो कि IC, IL, IR और ये सोर्स करंट है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो सोर्स करंट है KVL जो हमने लिखा था वो जो करंट सोर्स करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट इन द 3 ब्रांचेस। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे वेक्टर जो फेजर डायग्राम है इसमें जो रेजिस्टर का करंट है वो और वोल्टेज जो है वो एज ए रेफरेंस ली हुई है। वोल्टेज चूँकि सब में सेम है तो वोल्टेज को रेफरेंस लेना जो है वो सबसे अच्छा तरीका होगा। और चूँकि रेजिस्टर के अंदर जो करंट और वोल्टेज इन फेज है तो यार यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ दिखाई है वो ये है कि अगर तो कैपेसिटेंस का करंट ये ज़्यादा है या इंडक्टेंस का करंट ज़्यादा है तो जो सर्किट है वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडक्टिव करंट जो है वो ज़्यादा है, उसका वेक्टर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, और जो कैपेसिटर का जो करंट है उसकी लेंथ जो है वो कम है। चूँकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और सिर्फ इमेजनरी पार्ट है तो हम डायरेक्टली इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो IC और IL को अगर हम ऐड करें तो हमें जो रिजल्टेंट जो होगा वो एक्चुअली इंडक्टिव करंट होगा विच इज इक्वल टू IL प्लस IC। सो ये जो है जो न्यू फिगर है वो एक्चुअली ये है, दिस इज द सम ऑफ इंडक्टिव करंट। सो एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ और IR जो है वो एक्चुअली वहीं पे। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है जो पैरेललोग्राम से या इस केस में रेक्टेंगल से आप बना सकते हैं। सो दिस इज द सोर्स करंट। So I source is equal to IL plus IC plus IR. So these are actually phasors. अब अगर कैपेसिटिव करंट ज्यादा हो तो सर्किट ओवरऑल कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव करंट कम है तो अब IC और IL का जो कॉम्बिनेशन है या इनका जो एडिशन है दैट विल रिजल्ट इन टू एक्चुअली दिस थिंग which is shown here, इंडक्टिव करंट होगा रिजल्टेंट और दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ दीज टू सम। और जैसे ये फर्स्ट करें अगर 6J है, ये फर्स्ट करें -4J है तो दिस 6J - 4J वुड बी एक्चुअली 2J विच इज एक्चुअली दिस थिंग। तो आप नंबर लेके भी उसको देख सकते हैं। तो अब इन दो करंट्स को अगर मैं रेजिस्टर करंट से ऐड करूं विच इज द वेक्टर सम हियर, तो ये वेक्टर है, ये पैरेलल में यहाँ पे भी इतना ही है। सो हेड टू टेल बन गया। तो ये दिस इज हेड टू एक के हेड से दूसरे के, एक के टेल से दूसरे के हेड तक, दैट इज द रिजल्टेंट करंट IS। तो यहाँ पे लोकस डायग्राम भी दिखाई हुई है। लोकस डायग्राम ये कहती है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक बात होता है कि ये जो ये लोकस है वो टिप ऑफ द वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है IS उसका, और वो इट विल ऑलवेज बी अलोंग दिस लाइन, जिससे एक्सीड नहीं करेगा। और जो आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, हम पहले जरा देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हमने फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दी तो 1 डिवाइड बाय वेरी बिग नंबर इज अ स्मॉल नंबर। सो जो इम्पीडेंस है वो कैपेसिटेंस की कम हो जाएगी और ये दो इम्पीडेंसेस जो है वो उसके मुकाबले में ये शॉर्ट हो सकता है। तो सारा का सारा करंट इंडक्टर से इस केस में कैपेसिटर से पास हो सकता है। तो इसलिए जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो चूंकि पैरेलल सर्किट है तो इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस की इम्पीडेंस जो है वो कम हो रही है, इसलिए सारा जो करंट है इवेंचुअली जो है वो इस ये जो वेक्टर है इनकी जो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे क्योंकि, और ये IS जो है वो इस उसकी जो फर्स्ट करने को मजीद इंक्रीज करेंगे फ्रिक्वेंसी को तो उसकी टिप जो है वो यहाँ पे आएगी। और सो ये दैट इज नोन एज द लोकस, करंट लोकस एक्चुअली है। इसी तरीके से अगर आप फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तो फ्रिक्वेंसी अगर कम करें तो 1 डिवाइड बाय स्मॉल नंबर इज एक्चुअली बिग नंबर, तो इसकी इम्पीडेंस ज़्यादा है और यहाँ पे ये डायरेक्ट लीनियर है तो इम्पीडेंस जो है इसकी कम होगी, तो इसकी इम्पीडेंस ज़्यादा होगी तो सर्किट इंडक्टिव होगा। तो लिहाजा जो रिजल्टेंट करंट है वो इंडक्टिव करंट होगा और इंडक्टिव करंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
और ये एक्चुअली लोकस डायग्राम इसको उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में किए थे, उनमें से ज़्यादा प्रॉब्लम जो थे वो उनका जो आंसर था वो मैच नहीं कर रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैंने उस वक्त ये कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल किया था। तो अब आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें ताकि जो है वो कोई इस किस्म की कन्फ्यूजन ना बने और आपकी जो कैलकुलेशन है वो लेंथी ना हो। तो ये कैलकुलेटर जो है वो बार बार सेट करना पड़ता है। इसको ऑब्वियसली मैं डिग्री में करूँगा, F1 प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद जो है वो कम्प्लेक्स मोड में मैं फेज़र जो पोलर फॉर्म है उसमें आंसर मुझे चाहिए, तो ये मैंने सेटिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें इसने कहा जी ड्रॉ फेज़र डायग्राम। इसका मतलब है कि जो चीज़ें मुझे प्लॉट करनी है वो I1 है, I3, वोल्टेज V1, V2, सोर्स, ऑब्वियसली I2। इसको आप किसी भी प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्चुअली ये हो गया है कि हम फेजर डोमेन में जाने से हम तमाम जो हमने पहले सर्किट लॉज डीसी सर्किट्स पे अप्लाई किए थे, जैसे केवीएल था, केसीएल था, मैश एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम्स थे, तो वो सारे के सारे अब आप एसी सर्किट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, एसी सर्किट को इम्पीडेंस और उसकी फेजर नोटेशन में आपने लिखना है और फिर आप वैसे ही उसको सॉल्व करें जैसे आप डीसी सर्किट को सॉल्व करते थे। अब सिर्फ ये होगा कि जो अरिथमेटिक है वो एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर की होगी, जबकि उसमें देवर रियल नंबर्स, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं थे उसमें। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर अपनाया हुआ है वो नोडल एनालिसिस का है। तो Vx नोड मालूम कर लेते हैं। देखें बाकी सारी नोड्स मालूम है। इफ दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड नोड, तो ये Vx है और बाकी ये नोड जो है दिस वुड बी एक्चुअली 24 एंगल 60। ऑलरेडी सारा कुछ फेजर डोमेन में दिया हुआ है। तो अब हमें इसको मालूम करना है। तो KCL आप Vx पे अप्लाई करें तो आप देख लेंगे Vx पे KCL अप्लाई करें तो Vx माइनस 24 एंगल 60 डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया ये वाला, प्लस Vx ओवर 60 इज दिस करंट, दिस नोड डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस इज दिस वन। Vx, अब मैं यहाँ पे भी नोट बना सकता हूँ लेकिन मैं वो नहीं बना रहा, मैं इन दोनों को एक इम्पीडेंस ले रहा हूँ। सो Vx ओवर माइनस 0 विच इज Vx divided by 8 minus J4 which is this one, तो is equal to 0। तो अब इसको मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे Vx over 4, यानी इसको सेपरेट कर लिया। Vx over 4 minus 24 over 4 is 4, 6 are 24, तो 6 minus 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया। सो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब जो है वो आगे देखें तो Vx इन सब में कॉमन है, तो 1 over 4 plus 1 over 6j plus 1 over 8 minus 4j is equal to 6 angle 60। तो इसको सॉल्व मैंने लेंथी प्रोसीजर से किया था, जो कि which always end up into some problem or maybe mismatching in the answer. So what I will do here is I will solve this। इसका जो ये वाला सोल्यूशन है ये मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ है, जो कि मैंने अपलोड की हुई है। अब मैं उसके बजाय डायरेक्टली कैलकुलेटर से करूँगा। मैं यूँ करता हूँ कि Vx 1 over 4 is 0.25 plus 1 divided by 6, 1 divided by 6, 0.16 angle minus 90 plus 1 over 8 minus 4j, तो वो भी कर लेते हैं। 1 divided by 8 minus 4j, तो ये this is 0.11 angle 26.5
इज इक्वल टू 6 एंगल 60। तो अब मैं इनको सम कर लेता हूँ। 0.11 एंगल 26.5 प्लस 0.16 शिफ्ट एंगल -90 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.36, इसका मतलब है Vx इज इक्वल टू 6 एंगल 60 डिवाइडेड बाय ये जो अभी रिजल्ट आया है 0.36 एंगल -70 -17.4, तो Vx हो जाएगा जी 6 एंगल 60 divided by 0.36 shift angle -17.4. So this is equal to 16.6 angle 77.4. So this is the node voltage Vx. So okay, इस केस में ये this is the answer 16.6. So there is a difference in the answer. Anyhow, now I will find the other the unknowns. वो unknowns जो है वो मैं यहाँ पे ऊपर मालूम करता हूँ, चूँकि यहाँ से देखना आसान है। मैं यहाँ पे ये नोट कर लेता हूँ कि ये क्या क्या थे। ऐसा करता हूँ कि सबमिट पेज, तो यहाँ से जो Vx आया है वो मैं इनको कंट्रोल C, तो इसको मैं ऊपर के बजाय यहाँ इंसर्ट करता हूँ। ये एक्चुअली सर्किट था और Vx जो है अब 16.6 एंगल 77.4 है। तो अब जो बाकी फेजर्स हैं वो मालूम करते हैं। I1 जो है वो I1 फेजर इज इक्वल टू, करंट जो है बराबर है यहाँ से दी अपर नोड 24 एंगल 60 माइनस ये जो 16.6 एंगल 77.4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से I2 जो है वो इज V1 जो कि Vx है इस केस में, तो 16.6 एंगल 77.4 divided by J6. J6 is actually 6 angle 90. इसी तरीके से I3 phasor is 6 angle 90. Sorry, Vx which is 16.6 angle 77.4 divided by 8 minus J4. So this is the result of the these are actually the formulas with respect to this one. और चूंकि V1 भी मालूम करना, V1 Vx है, so voltages लिख लेते हैं। V1 is in fact 16.6 angle 77.4. V2 जो है वो
ये वोल्टेज जो है जो कैपेसिटर के क्रॉस है इट इज इक्वल टू I3 इंटू माइनस J4। तो ये जो रिजल्ट I3 का आएगा तो I3 into minus J4 would be actually this V2 phasor or V source is actually given। तो अब यहाँ से मैं मालूम करता हूँ 16.6 एंगल 77.4, इसके साथ माइनस साइन लिख देता हूँ, सॉरी के डिलीट कर देते हैं। 24 शिफ्ट एंगल 60 माइनस 16.6 शिफ्ट एंगल 77.4 is equal to this one divided by 4 जो है ये 2 point something 2.38 sorry इधर लिख देते 2.38 angle 28.6। So this is I1 phasor। I2 जो है वो 16.6 shift angle 77.4 divided by 6 angle 90 6 shift angle sorry shift डिलीट करना पड़ेगा क्या हो गया by 6 16.6 shift angle 77.4 divided by 6 shift angle 90 is equal to 2.7 or minus 12.6 2.7 minus 12.6 ये I2 हो गया। अब I3 जो है उसमें मैं पहले एक काम कर लेता हूँ कि बाद में मुझे ये एक दफ़ा मैं काउंटर चेक करूँगा कि इसको कैसे करते हैं, फिर मैं वहाँ पे करके देखूँगा क्या वो सेम आता है नहीं। बट एनी हाउ एट दिस टाइम आई विल जस्ट स्टिक ऑन दिस वन कि 8 minus 4 से 8 minus 4 shift iota is equal to this is in fact यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 8.9 और 26.5 8.9 minus 26.5 okay, so now I'll do the arithmetic। वरना वो आंसर मेरे पास था वो उसको डिवाइड करके मैं 16.6 एंगल ये करके तो 1 over x भी कर सकता था, लेकिन चूंकि 1 over x मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा तो मैं अब इसी तरीके से करूँगा 16.6 shift angle 77.4 divided by 8.9 shift angle minus 26.5 तो ये आ जाता है जी 1.8 और एंगल 103.9 1.8 एंगल 103.9 एंगल 103.9 ओके। V1 जो है इसी को अगर आंसर को मैं सॉरी ये जो I3 जो था I3 मैंने मालूम किया तो I3 को मैं अगर J4 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 4 एंगल माइनस 90 से
So 4 angle minus 90 is actually 0. So this multiply by 4 shift angle 90. This is actually minus 90 is equal to 7.4 or 13.9. 7.4 angle 13.9. So just recheck it. Okay, so this is the phasor results. और ये फेजर रिजल्ट्स जो हैं वो इनको अब हमने प्लॉट करना है. तो प्लॉट करने के लिए आप देख लेंगे आप रेफरेंस किसे रखते हैं. रेफरेंस जो है वो हम किसी को ना भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. विल जस्ट प्लॉट देम वेयर दे आर. एक डायग्राम बना लेते हैं. और अब जो है वो V2 में देखते हैं क्या 7.4 एंगल 13.9. 7.4 है ये, फर्ज करें एंगल 13.9 है तो दैट एंगल इज समवेयर हियर. सो दिस इज V2 फेजर. अब मैं कलर चेंज करता हूँ. V1 फेजर इज 16.6 एंगल 77 है तो 90 से थोड़ा सा कम समवेयर हियर. और इसकी लेंथ इससे थोड़ी सी ज़्यादा है सो लिटिल बिट बिगर. सो दिस इज V1. फिर इसके बाद बारी आ जाती है V source. देख लेते हैं. V source इज 24 एंगल 60. 24 इज मच बिगर. 24 एंगल 60 is 60 ये 45 एंड देन समवेयर हियर इज 60. और इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट समवेयर हियर इतनी तकरीबन बन जाएगी. सो VS. और चूंकि हम ये अप्रॉक्सीमेट बना रहे हैं वरना अगर आप रूलर से यूनिट्स रख के कितनी लेंथ कितनी रखेंगे तो स्केल कर सकते हैं. बट एनी हाउ विल जस्ट डू रफ डायग्राम हियर. बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको हम. ओके, V1 V2 VS प्लॉट कर लिए. अब हमने प्लॉट करना है करंट. I1 is 2.38 angle 28.6. 28.6 is somewhere here. It is a small vector. 28.6. So this was I think I1. इसी तरीके से I2 जो है वो 2.7 एंगल माइनस 12.6. 0.7 माइनस 12.6 तकरीबन इतना है. ये I2 हो गया. और I3 जो है वो 1.8 एंगल 103. 103. तो 103 ये 90 है. और चूँकि एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस है इसे काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे पॉजिटिव एंगल के लिए. तो 90 और कितने 20 डिग्री. तो समवेयर हियर इज दी एंड दिस इज लिटिल बिट बिगर. सॉरी इट्स 1.8. तो 103 is somewhere here. So this is I3. So this is the vector diagram. Vector diagram में अगर हम देखें तो V1 और V2 का रिलेशन है VS के साथ. एक्चुअली अगर आप देखें तो सोर्स वोल्टेज अगर KVL आप अगर हम इसको यानी सोर्स वोल्टेज और रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है और जो V1 है इसको ऐड करें तो सोर्स वोल्टेज मिलेगी. या रेजिस्टर के क्रॉस 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है उसमें
आप Vx ऐड करें, जो कि उसमें एक्चुअली 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज है, प्लस जो 2 ओम के क्रॉस, यानी this voltage, actually this voltage drop plus this voltage drop plus this voltage drop is equal to the source voltage. तो हमने चुके V1 और V2 और Vs प्लॉट किए हैं, तो we need actually 2 more phasors, जो कि 4 ओम और 8 ओम के जो है वो फेजर हैं, वो भी, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज फेजर है वो भी मालूम करना है। तो वो आसान है, जो I1 को स्केल करने 4 टाइम्स, सो I1 को स्केल करने 4 टाइम, तो करंट फेजर जो है वो एक्चुअली 4 टाइम्स I1 है 4 ओम के क्रॉस। तो इसको मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ V4 फेजर, और इसका नाम V8 फेजर रख देता हूँ। सो V4 फेजर जो है वो एक्चुअली 4 टाइम्स I1 है, तो इसका मतलब है कि I1 जो है वो 4 टाइम्स I1 का मतलब है कि 1 2 3 4 समवेयर है यहाँ पे, यानी इसके ऊपर आके यहाँ से समवेयर है इज 4 टाइम्स। सो दिस इज V4 फेजर। इस तरह V8 फेजर जो है, यानी 8 ओम के क्रॉस फेजर है, V8 है, तो उसका नाम V8 रखा है। तो V8 जो है वो 8 टाइम्स I3 है, तो I3 इज देयर हियर, तो इसको 8 टाइम्स कर दें तो देयर इज 8 टाइम, वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे कर दें V8 फेजर। अब ये कह रहा है कि V4 फेजर और V1 फेजर को ऐड करें तो आपको Vs मिलेगा। 4 और V1 को ऐड करें, ऑब्वियसली चूंकि ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि ये फेजर उठा के ये यहाँ पे रख दें, इसको पैरेलल यहाँ पे रख दें, तो ये पैरेललोग्राम बना लें। तो हम IS को, इस VS को वो कर लेते हैं, जो एक्चुअली स्केल बना हुआ है इसके मुताबिक हम सेट कर लेते हैं। सो दिस वुड बी एक्चुअली द VS। पर्पल जो है वो VS है, बिकॉज VS कैन बी फाउंड फ्रॉम एडिंग V4 एंड V1। V4 V1 को ऐड किया तो VS। Okay, now there is another track V4, V8 और V2 को ऐड करें। V4, V8, V4 ये V4 और V8 और V2 को ऐड करें। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, V4 और V2 को ऐड करते हैं। तो अगेन आई विल यूज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे कैसे करें, कैसे कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, तो जस्ट इसकी जो टिप है वो यहाँ पे रख दे, समवेयर है, और ये जो टिप है ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख दे, एंड दिस इज V4 प्लस V2। तो अब V4 और V2 हमने ऐड कर दी, इसमें V8 ऐड करें। सो V8 ये फेजर है, इसको और इसको, यानी इस रेड वन को और ये जो सिल्वर है इसको ऐड करें, तो somehow we will get the, so इन दोनों का सम जो है एक्चुअली दिस विल प्रोड्यूस VS, okay, because it is not according to scale, somehow यहाँ पे और यहाँ पे, so you have to adjust it further, but anyhow eventually ये सारे वेक्टर्स ऊपर थोड़े से लेके जाने पड़ेंगे। so this will end up into the complete vector diagram। तो ये उसको जस्टिफाई भी करती है वेक्टर एडिशंस को, एज यू आर एडिंग द KVL या KCL जो है वो आप KCL इसमें तो नहीं था, इसमें हमने KVL ज़्यादातर मालूम किया, बट KCL भी कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड कि I1 जो है इट इज इक्वल टू I2 प्लस I3।
सो वो भी आप कर सकते हैं कि इसको यूं कर लें. सो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आउट ऑफ वो हैं, थोड़ी सी पैरेललोग्राम एक्चुअली हमने बनानी होती है. सो I1 इज अ लिटिल बिट जो है ऑफसेट हुई हुई है. सो बट एनी हाउ देयर विल बी दिस इज इन दो करंट्स को मिला के I1 मिलेगा. एंड सो होल वेक्टर डायग्राम नीड्स टू बी एडजस्टेड. बट एनी हाउ यू कैन ड्रॉ द फेजर. अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे कैस करके बनाएंगे या रूलर से आप कोई सेटिंग करके बना लें तो देन इट वुड बी नॉन प्रॉब्लमेटिक वे फॉर्म. Okay, so now we'll move on towards the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था वो ये था कि नोडल एनालिसिस से अब आपने वी आउट मालूम करना है. तो नोडल एनालिसिस में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, इसलिए मैं सिर्फ इसको डिस्कस करता हूँ. ये एक सुपर नोड बन रही है. सो बिकॉज दिस इज अ सुपर नोड. ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द नोड. सो दिस इज वन नोड, दिस इज अ सेकेंड नोड. और इन दोनों को मैं इसको नोड नहीं बनाता बिकॉज आई विल कंबाइन दीज टू एज अ इम्पीडेंस. सो इसका मतलब है कि टोटल 3 नोड्स हैं. इसको मैंने ग्राउंड कर दिया और इसको मैं इसको क्या नाम दे दिया, वी नॉट अगर नाम दिया हुआ इसको वी नॉट नाम दे देते हैं और ये V2 उसको नाम दे दिया. तो अब जो है वो आपने एक ही सुपर नोड पे किसी जो है नोडल इक्वेशन लिखनी है. तो वो एक्चुअली वी नॉट डिवाइडेड, ये नीचे ग्राउंड है, वी नॉट माइनस 0 विच इज वी नॉट बाय 1 माइनस 1j, वी नॉट 1 माइनस 1j प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, वी नॉट डिवाइडेड बाई 2. ये दूसरा करंट ये आ गया और एक करंट ये लीव कर रहा है, V2 बाई 2j. सो V2 बाई 2j और V2 minus 0 which is V2 divided by 2 minus 2j, 2 minus 2j. Okay, so this is one equation. So दो unknown है, obviously we need another equation which is actually the constraint node, यानी the voltage at the plus जो कि V2 है minus voltage at 0 this node which is V0. V2 minus V0 is 12 angle 0. V2 minus V0 is 12 angle 0. तो चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं मालूम करने में, आई थिंक हमने V नॉट मालूम करना एंड V नॉट इज आई थिंक इज अक्रॉस दिस 2. तो यह मेरे ख्याल से ये ओके 2 V नॉट इज दिस वन एंड देन वी हैव टू मे बी वी हैव टू फाइंड I नॉट. तो इसलिए मैं जो चीज़ मालूम नहीं करनी, V2 को सेपरेट कर लें. V2 इज इक्वल टू V नॉट, इसको शफल करें, इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं. तो V2 इज इक्वल टू V नॉट प्लस 12 और इसको आप इंसर्ट कर दें जहाँ जहाँ आपको इस इक्वेशन में नोडल इक्वेशन में सुपर नोड पे जो है वो V2 नजर आ रहा था. सो यहाँ पे रिप्लेस हो गया V नॉट प्लस 12, यहाँ पे V नॉट प्लस 12. अब हमारे पास आ गया है ये सिचुएशन आ गई है. इसमें मैं सिर्फ काउंटर चेक कर लूँ. माइनस ये 12 ओवर 2j है तो ये इसके साथ ये चूँकि कांस्टेंट है और ये माइनस 12 ओवर 2j हो जाएगा और ये 12 ओवर 2 माइनस J2 तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस 12 ओवर 2 माइनस J2. अब मैं ये जो लेंथी सोल्यूशन है इसको मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या आता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट देम, आई विल यूज सम अदर कलर and I will go from this equation. So this is my equation to solve. 1 over 1 minus j. So 1 divided by 1 minus shift iota 0.7 angle 45. So this seems to be correct. So वो पहले मैं ये ओके V नॉट यहाँ पे ओके वी विल ओके हमने एक्चुअली इसको करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V नॉट. इसका जो रिजल्ट है वो अंडर रूट ओके 0.7 angle 45 प्लस वो हाफ जो है इट इज 0.5
प्लस दिस इज 0.5, जे ऊपर चला जाएगा तो -90 हो जाएगा, over 2 minus 2j, so 1 2 minus 2 iota, 1 divided by 2 minus 2 iota, और ये यहाँ पे भी यूज हो रहा है. फिर इस 0.35 एंगल 45, तो इसको मैं लिख देता हूँ जी कि प्लस 0.35 angle 45. So this is equal to 2 6 are 12 और 6 जे ऊपर जाएगा तो 2 6 are 12 और जे ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, तो ये 6 जे हो जाएगा, तो 6 जे 6 एंगल 90 -12, ये 2 minus 2j ऑलरेडी मैंने किया हुआ है. 2 minus 2j is actually this last term here, so 12 divided by this thing, so ये वाला कैलकुलेटर नहीं करना. divided by 0.35 shift angle 45, 34.2 angle minus 45, 34.2 angle minus 45 degree. So अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इससे हमारी जान छूट गई है, और वो अगर आप familiar calculator इस्तेमाल करें, this will help you a lot. Okay, now we'll add these complex numbers. 0.7 shift angle 45 plus 0.5 plus 0.5 shift angle minus 90 plus 0.35 shift angle 45 is equal to 1.26 angle 11.04, 1.26 11.04, which is I think 11, is equal to, ये इसको भी ऐड कर देते हैं, so they are added as a vector, or complex number are like vector. 6 shift angle 90 minus 34.2 shift angle minus 45. Okay, what is the error? 6 angle 90 minus 34.2, bracket लगा देते हैं. Maybe this will solve the problem. Still not solving. Six angle 90 minus okay, so this is 38.6 angle 128.7, 38.6 angle 128.7. Okay, now V out is equal to 38.6 angle 128.7 divided by 1.26. So 38.67 minus 128, answer divided by 1.26 shift angle 11.04.
30.04 तो 30.6 और 117.6 30.6 और 117.6 so that is V out. Okay, V out is different here. Okay, now we'll find the I out. So I out is actually equal to minus V out divided by 2. I out is equal to minus V out divided by 2. इसका मतलब है 2 is only two will only affect the magnitude part. तो ये 15.3 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करें, and this is 117.6. Now this seems to be the correct answer, and you can see कि अगर आप बार बार कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई, और ये आप वीडियो देख भी सकते हैं, उसमें मैंने बहुत दफ़ा कभी कम्प्लेक्स नंबर से रेक्टेंगुलर से पोलर फिर एडिशन अलग कर रहे थे. सो बट इफ़ यू यूज कैलकुलेटर सो द computations are quite compact and to the point. तो अब हम चूँकि ये वाला एक प्रॉब्लम था, ये भी मुझसे मैंने जब सॉल्व किया तो आंसर 3.88 माइनस 39.2 आना चाहिए था. 3.88 माइनस 39.2. ओके, एंगल जो है वो तो सही आ गया 39.2, और जो मैग्नीट्यूड है वो 3.88 आना चाहिए था. तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक है. तो अब हम आंसर कंपेयर कर सकते हैं. सबसे पहला टास्क आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जो फेजर डोमेन में. जब जैसे ही आप देखें IFT वगैरह मालूम करना है और इनपुट साइनसॉइडल है, कन्वर्ट इनटू फेजर डायग्राम, फेजर डोमेन में सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर दें. तो V of t is equal to 120 साइन ऑफ 377 प्लस 60. तो चूंकि हमारा रेफरेंस जो है वो साइन के बजाय कोसाइन है, सो फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्रेस दी कोसाइन. कोसाइन का एंगल यही रहेगा 377t प्लस 60, और इसमें से अगर आप कॉज में से इसको राइट शिफ्ट कर दें, माइनस 90 मीन्स शिफ्ट राइट बाय 90 डिग्री, एक्चुअली इट विल बिकम साइन. सो दे बोथ आर इक्वल. सो नाउ आई कैन डायरेक्टली टेक दी magnitude and the angle 60 minus 30 is minus 30. So we have written the V phasor. फेजर में क्या लिखते हैं? इट्स ओनली मैग्नीट्यूड, और जो फेज एंगल है उसको हम डायरेक्टली उठा लेते हैं. फिर आई था, आई की जगह आई फेजर, सो 50 माइक्रो. सो चूंकि इसमें ओमेगा हमें यहाँ से गिवन है, इट्स 377, तो 377 इंटू 50 माइक्रो. इट इज सॉरी ZC इज 1 over j ओमेगा C, तो 1 over j ओमेगा ये है, C इज 50 माइक्रो. सो 50 में नीचे है, माइक्रो ऊपर जाएगा 10⁶, और जो j नीचे था ऊपर चला जाएगा, माइनस j हो जाएगा. सो इसको सॉल्व करें तो ZC इज माइनस j 53.05 माइनस j 53.05. रेजिस्टर जो है फेजर डोमेन में रेजिस्टर ही रहता है, 20 रहेगा, इट इज फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट, और j ओमेगा L इम्पीडेंस है इंडक्टर की, तो j ओमेगा, सो j इंटू 377 इंटू 40 मिली नीचे जाएगा 1000. सो इसको कंप्यूट करेंगे आप तो you'll get j 15.08. Okay, now we want to find find the current I. So मैं देखता हूँ इसमें हमने ये किया था कि पहले Z इक्विवेलेंट मालूम कर लिया, यानी 20 प्लस j 15.08 पैरेलल विद j माइनस j 53.05. इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दैट इज Z इक्विवेलेंट. तो वो कैसे होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 20 प्लस j 15.08 इंटू माइनस j, और इन दोनों का सम, where 20 plus j and this one. Okay, now I will solve this over this side. $20 plus 15.08 iota, ब्रैकेट्स भी डाल देते हैं,
और मल्टीप्लाई बाय माइनस जे मल्टीप्लाई बाय माइनस 53.05 shift iota. So this is 138.8 angle minus 52. तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1328.8 1328.8 एंगल 52.9. ओके, सो ये प्रोडक्ट हो गया. नीचे डिवाइड, ये मैं न्यू कर लेता हूँ. Uh, 15.08. पहले इमेजिनरी नंबर को माइनस कर लेता हूँ. माइनस 53.05 हो गया. ये सम आ गया. इसके साथ माइनस साइन लगाएं इंटू माइनस शिफ्ट आयोटा. Okay, so this becomes 37.97. I don't know कि okay directly अब हम इसमें I'm not sure कि मैंने सही किया. मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ. 20 plus 15.08 shift iota minus 53.05 shift iota is equal to this one. Okay, 42.9 or angle minus 62.2. 42.9 angle minus 62.2. ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करना है. वन 328 शिफ्ट एंगल minus 52.98 divided by 42.9 shift angle minus 62.2. 30.9 angle 9.22. 30.9 angle 9.22. ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि इसको मैंने पोलर में कन्वर्ट किया, पर इसको भी पोलर में कन्वर्ट किया, नीचे वाले को भी पोलर में कन्वर्ट किया, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ऐड सब्ट्रैक्ट किया द एंगल्स को. सो दिस वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट एंड अप इनटू सम बिग डिफरेंस हियर. नाउ आई वांट टू फाइंड I. So I is actually voltage supply divided by this. This is now Z equivalent. It's a simple, a single impedance. So V is across this terminal point of view. देखें तो V is between these two terminals. So impedance की जो voltage है, that is the supplied voltage. So अब मैं मालूम कर सकता हूँ कि Z. So I is equal to V supplied, which is 120 angle minus 30 degree, divided by जो Z equivalent है, that is 30.9
angle 9.22. So 120 shift angle minus 30 divided by 30.9 shift angle 9.22. Okay, it is 3.88 or 3.88 minus 39.22. दोबारा चेक कर लेते हैं. 3.88 or minus 39.22, and that is the current. और current चूँकि हमने I of t मालूम करना था, so we know that this is the peak value. This is 3.88, and because this is cosine reference, so it is positive omega was 377 into t minus 39.22 degrees. So now I of t is, let's compare the answer, 3.88 cos of 377 t minus 39.2. So now we have the correct answer as compared to the previous one, which was actually wrong. और ये सिर्फ इस वजह से गलत हुआ, मैं इसको इसलिए emphasize करना चाह रहा हूँ कि without using the calculator, और अगर आप या calculator में आप complex number की arithmetic की नहीं जानते, तो फिर जो procedure है that is quite lengthy and there is a high probability कि उसमें आपसे mistake होगी. इन दो यानी नोड ऑरेंज और येलो के दरमियान दो पैरेलल रेजिस्टर हैं, तो 4 इज इन पैरेलल विद J3, तो इनका प्रोडक्ट लेने 13J 4 3 12J डिवाइड बाय इन दोनों का सम 4 + 3J, तो इन दोनों के दरमियान ये रेजिस्टर Z1 आ जाएगा. येलो और ग्रीन के दरमियान ये दोनों सीरीज में, बिकॉज देयर इज नो ब्रांच हियर डिवीजन, सो सिंगल ब्रांच है 12, यानी 4 + J2 इज इन पैरेलल विद -J3. 4 + J2 इसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय इन दोनों का सम, सो दिस विल एंड अप इनटू 6 - 12J over 4 - J. सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस आती है वो Z2 आ जाएगी 6 - 12J over 4 - J. तो ये Z1 और Z2 यहाँ पे आ गए. अब क्या है जी कि फिर नोट्स बना लेते हैं हम. अगर आप देखें तो 2 और Z1 सीरीज में है, तो Z1 + 2 हो जाएगा इन ऑरेंज और ग्रीन के दरमियान. अब जो नई इम्पीडेंस है Z1 + 2 है, और ग्रीन और ब्लू के दरमियान जो नीचे वाली ब्रांच में जो इम्पीडेंस है दैट इज Z2 - J3. सो Z2 - J3, और अब ये इसके साथ पैरेलल में आ गया, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये एक इम्पीडेंस ये बनती है, दूसरी इम्पीडेंस ये बनती है. अब इन दोनों इम्पीडेंसेस को सम करके पैरेलल विद 3 कर लें, सो दैट विल बी द Z इक्विवेलेंट. ओके, तो दिस इज द अगर मैं देखता हूँ इसका आंसर अगर सही नहीं है तो फिर हम इसको करेंगे. एनी हाउ दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, सो इसलिए इसमें मिस्टेक नहीं हुई, सो थिंक दिस इज करेक्ट. ये आप काइंडली प्रीवियस वीडियो से देख लें. इसको देखते हैं कि I1 इज 0.778, I1 इज 0.778 एंगल 157 पॉइंट, एंगल गलत आ रहा है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं. देयर इज सम मिस्टेक है, और ये अपने प्रीवियस वीडियो से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अभी हम वी विल कम टू द सॉल्यूशन क्वाइट क्विकली. अच्छा, सबसे पहले आपने इसने क्वेश्चन में कहा है कि I1 मालूम करें. I1 इज करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच J2 और 3 के अंदर, जो सोर्स की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है वो एक्चुअली I1 है. कह रहे हैं कि नोडल एनालिसिस से I1 मालूम करें, तो हमने क्या करना है, पहले नोड्स आइडेंटिफाई करनी है. सो एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है. ब्लू जो है इसको ग्राउंड कंसिडर कर ले, और तो ये जो ग्रीन है दिस विल बिकम 6 एंगल 0, और ये जो ब्लैक है दिस विल बिकम ग्रे जो है दैट विल 12 एंगल 0. दो नोड्स मालूम हो गई. इसका मतलब है कि हमने दो केसीएल लिखने हैं, एक V1 पे एक V2 पे.
So KCL at V1 is V1 minus 12 angle 0, which is actually minus 12, divided by 3 plus J2, 3 plus J2. V1 minus 6, V1 minus 6 divided by 3J, divided by 3J. V1 minus V2 divided by 4, V1 minus V2 phasor divided by 4 is equal to 0. So पहली इक्वेशन ठीक है. अब KCL V2 पे देखते हैं. So V2 minus V1 by 4, V2 minus V1 by 4. I don't know why is V3 कहा हुआ इसको. There is no V3, so I think this is V2 minus V1, V2 minus V1, V2. V2 minus V1 by 4, V2 by minus J2, or this current is entering, so leaving is minus 3 angle 10 is equal to 0. So this is second equation. In दो equation को solve करना है और we will get V1. Actually we are interested in V1 because V1 will give me the I1. Okay, so this point ये यहाँ पे separate किया है V1 over 3 plus J4 और ये V1 over J3, V1 over J3 यहाँ ले आए, V1 over 4 यहाँ ले आए, तो ये इनको इकट्ठा कर दिया है. और minus 12 over 3 plus J2 दूसरी तरफ ले गए तो plus 12 over 3 plus J2, minus 6 over J3 तो 3 2 are 6 तो 2 by J है, minus 2 by J दूसरी तरफ चला जाएगा तो plus 2 by J हो जाएगा, plus 2 by J हो जाएगा तो J को multiply और divide करें तो J square is minus, that will be minus 2J. So this is minus 2J. और रहेगी बात minus V2 by 4 minus V2 by 4 और बाकी ये है. Okay, we are done with this step here. This is correct here. V1 common ले लें, 1 over 3 plus 2J plus 1 over 3J plus 1 over 4 और minus 1 over 4 और this is equal to इसका LCM लेंगे 3 plus J2 और यूँ कर दिया इसने. This ends up into, okay, I will do it directly by using the calculator. So पहले I will address this equation. I'll solve this equation at this moment. And इस equation को यहाँ से solve करता हूँ. इसको जो 4 से multiply किया है, this ends up into, let me check first, V2 minus V1 plus 2 2s are 4. तो minus 2 और J ऊपर जाएगा तो plus J. Okay, 4 2 4 3s are 12. Okay, so I will okay, V1 V2 common है तो 1 plus 2J is equal to V1 plus 12 angle 0 और V1 जो है, चूँकि हमने V1 मालूम करना है तो V2 को separate करना है. V2 is equal to V1 plus 12 angle 10 over 1 plus 2J. तो इस V2 को सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, तो वो जो है उसको हम ये V2, we are done with this step is fine, and now we will solve this problem from here. उसके लिए ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन, दो इक्वेशंस को उठा लेते हैं and I'll solve it over here. Okay, यहाँ से कॉपी नहीं हुई. Okay, so इसमें V1 एक्चुअली कॉमन था यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको मजीद 1 over 3 plus J2 plus 1 over
I think it's J3. J3 and 1 by 4. 1 by J3 plus 1 by 4 minus V2 over 4 is equal to this thing. तो यहाँ पे मैं 3 plus J2 मुझे 2 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 plus J2 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखता हूँ क्या है. 3 plus J2, 3 plus 2 shift 3 plus 2 is 3.6 और एंगल 33.69 which is 7. 3.6 angle 33.69. Okay, so then most of the things are done here. So 1 by 3 is actually 0.33, I think. Okay. So यहाँ पे हमने ये 3 plus J2 है, तो 1 divided by 3 plus J2 क्या होगा ये हमने मालूम करना था. तो 1 divided by 3.6 shift angle 33.69. तो एंगल सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा. हो गया, एंगल नेगेटिव हो रहा है 0.27 minus 33.69 minus 0.33 एंगल 6 ऊपर जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और इसको मैं फिर प्लस लिख के minus 90 लिख देता हूँ, प्लस 0.25 minus 0.25 V2 is equal to minus 2J. ओके, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते. राइट हैंड साइड 2J is equal to minus 2J is equal to 2 angle minus 90 plus 12 angle 12 divided by this thing 12 तकसीम में 33.69 सही नहीं हुआ. 12 तकसीम में 3.6 शिफ्ट एंगल 33.69 3.3 angle minus 33.6 3.3 angle 33.6 minus 33.6. So now V1 is, we are close to V1. इनको ऐड कर देते हैं. Point 27 shift angle minus 33.69 plus 0.33 shift angle minus 90 plus 0.25 is equal to 0.67 angle minus 45
0.6 angle 67 angle minus 45.2, अच्छा माइनस माइनस 0.25 और V2 जो है अब इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा जी V1 प्लस 12 एंगल 10 divided by 1 plus 2G is equal to राइट हैंड साइड वाले को भी ऐड कर देते हैं, टू शिफ्ट एंगल minus 90 plus 3.3 shift angle minus 33.6 is equal to 4.7 angle minus 54, 4.7 minus 54.3. Okay. 1 plus 2J I think इसको मुझे पोलर फॉर्म में चाहिए, तो 1 plus 2 shift 2J 2.23 और angle 63.4. 3.4 ओके. सो अब मैं यूं करता हूं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इसमें इसको हम फॉलो करते हैं, V1 इंटू 0.67 एंगल माइनस 45.2 माइनस 0.25. इसको अगर आप देखें तो ये है V1 बाय 2.23 एंगल 63.4 प्लस 12 एंगल 0, सेपरेट कर दिए इसको, डिवाइड बाय 2.23 एंगल 63.4 is equal to 4.7 एंगल minus 54.3. तो ये 12 एंगल क्या 10 है. ओके. अब हम इसको पहले इसको करते हैं सॉल्व. सो 1 डिवाइडेड बाय 2.23 shift angle 63.4. here is 0.44 और इसको मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर दें तो ये आ जाता है माइनस 0.11 angle minus 63.4. This is V1. This is V1. और ये इसको एक ही स्टेप में करते हैं, उधर भी ले जाते हैं. 12 एंगल 10 जो है डिवाइडेड बाय 2.23 शिफ्ट एंगल
63.4 डिवाइड हो गया जी 2.12 दिस। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, 4 पे डिवाइड हो जाएगा। और ये चूंकि इसके साथ माइनस साइन है तो ये राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये राइट साइड पे जाके प्लस होगी, इसमें ऐड हो जाएगा तो प्लस 4.7 शिफ्ट एंगल माइनस 54.3। तो ये आ जाता है जी राइट साइड पे इज इक्वल टू 6 एंगल माइनस 54। सो ये जो है ये हमने अब ऑलमोस्ट तकरीबन वी आर डन। यहाँ पे अब सिंपल ये करना है कि हमने v1 कॉमन लेके इन दोनों को ऐड करना है। सो v1 कॉमन लेके ये 0.67 शिफ्ट एंगल माइनस 45.2 माइनस 0.11 शिफ्ट एंगल माइनस 63.4 is equal to this thing, 0.56 और एंगल माइनस 41.7। .56 minus 41.7, so 6 shift angle minus 54 divided by 0.56 shift angle minus 41.7, 10.7 angle minus 12.3, 10.7 angle minus 12.3। तो ये तो हमने V1 मालूम कर लिए। एक्चुअली हमने मालूम ये करना था कि जो I1 है वो क्या है। तो I1 जो है एक्चुअली V1 जो हमने मालूम किया माइनस, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है V1 माइनस 12/3 प्लस 2J। तो V1 जो हमने मालूम किया है वो एक्चुअली आई थिंक इट इज इन द कैलकुलेटर, देख लेते हैं। V1 इज 10.7 एंगल माइनस 12.3। तो अब हम ऊपर ही चले जाते हैं क्योंकि आंसर सामने है, तो हम देख लेंगे कि आंसर ठीक है या नहीं। ओके दिस इज V1 माइनस 12, आगे जी 2.74 एंगल minus 123.86 divided by 3.6 angle 33.6। तो 2.74 angle minus 25.3 divided by answer divided by 3.6 shift angle 33.6. It is 0.76 angle minus 157.4। Okay, so
0.78 एंगल -157 पॉइंट. आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट अगर हम ये टैली कर रहे हैं. सो दिस डिफरेंस दोनों के लेकिन ये जो रीडिंग है, जो रिजल्ट है, दिस इज मैचिंग द प्रीवियस रिजल्ट.